Hello students, welcome to Dakshina classroom. Students, today we will discuss solution of assignment part of stereoisomerism. बच्चों एक्सरसाइज 1 देखते हैं, जिसमें A1 क्वेश्चन में कह रहा है stereoisomers have different. तो बच्चों इसमें एक है मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कॉन्फ़िगरेशन एंड मोलिकुलर मास. बच्चों stereoisomers का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो कि मैच करता है ऑप्शन 3 से, क्योंकि बच्चों इसमें सिस है, ट्रांस है, ईजेड है या आरएस है. इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन उनका डिफरेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों A2 विच कैन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. तो बच्चों जरूरी ये है कि डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच एटम या ग्रुप बच्चों क्या है, डिफरेंट होना चाहिए. तो बच्चों ये तो एल्केन है, एल्केन में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होती है, डबल बॉन्ड में होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्लोरीन एंड 2 हाइड्रोजन एटम सेम है, तो इसमें भी नहीं मिलेगा. अगर बच्चों इसमें देखें तो इसमें सभी, इस तरफ भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा. लेकिन बच्चों आप इस केस में देखिए तो यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि कार्बन से अटैच एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन. यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या है बच्चों, डिफरेंट एटम अटैच है, जिसकी वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं. इसमें सिस होगा और ट्रांस बना सकते हैं. नेक्स्ट बच्चों देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट शो जीआई. बच्चों एजोमीथेन की बात करें तो एजो में N डबल बॉन्ड N और CH3 और CH3, ये बच्चों इसका फॉर्मूला है. और एजोमीथेन में जो कि नाइट्रोजन है, इसके साथ एक लोन पेयर है, तो N डबल बॉन्ड N के अक्रॉस सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों इसमें पॉसिबल है, तो इसमें तो मिलेगा आपको. नेक्स्ट है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन. तो जो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये इथीन है, तो 1 पर ब्रोमीन लगा हुआ है, मान लिया ब्रोमीन है, 2 पर क्लोरीन है, इथीन है तो डबल बॉन्ड कार्बन है. ठीक है. बाकी इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी बच्चों एक हाइड्रोजन होगा, तो 1 ब्रोमो एंड 2 क्लोरो इथीन, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है. लिखा है 1 फिनाइल प्रोपीन, तो बच्चों 3 कार्बन है. ठीक है, 1 2 3, तो 1 पर फिनाइल ग्रुप है. ठीक है. बाकी अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर CH3 मिलेगा, यहाँ पर H मिलेगा, यहाँ पर H मिलेगा. ठीक है. तो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच बच्चों यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक CH3 हाइड्रोजन और फिनाइल ग्रुप, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है. अब बच्चों सिंगल ऑप्शन है, एक ही बचता है 2 मिथाइल. इसको भी बच्चों चेक कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4. ठीक है. तो डबल बॉन्ड 2 पर है और 2 पर ही मिथाइल है. बच्चों ऐसा देखिए, ये CH3 हो गया. अब यहाँ पर कार्बन है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये भी CH3 हो जाएगा. ठीक है. और ये H और CH3. ठीक है. तो बच्चों आप अगर यहाँ पर चेक करें तो ये CH3 और CH3 इससे अटैच, इस कार्बन से अटैच, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच, दोनों ही ग्रुप सेम हो गए. इसकी वजह से इसमें बच्चों आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इससे पूछा आइडेंटिफाई Z2 पेंटीन. तो बच्चों पेंटीन के लिए 5 कार्बन का होना जरूरी है और Z स्टीरियोकेमिस्ट्री में होना चाहिए. तो जो इसमें देखें अगर हम, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो हम Z डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इस कार्बन से अटैच दोनों एटम क्या है बच्चों, सेम है. ठीक है. तो अगर बच्चों इसकी बात करें तो 1 2 3 एंड 4, तो इसमें 4 कार्बन ही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए पेंटीन. अब बच्चों यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है, तो आंसर बच्चों 1 या 2 में से कोई एक हो सकता है. अब देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये CH3, तो इसकी प्रायोरिटी ये 1 हो गई यहाँ पर, और ये CH2 CH3 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, इसकी प्रायोरिटी 1 है. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी के एटम या ग्रुप जब बच्चों अगर सेम साइड होते हैं तो उसको हम Z बोलते हैं. तो ये बच्चों कॉन्फ़िगरेशन में ये Z है. ठीक है. और ये अगर हम देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में ये E मिलेगा, क्योंकि ये अपोजिट है, सेम चीज़. ठीक है बच्चों. तो Z2 पेंटीन है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि ई आइसोमर कौन सा है. तो EZ नोमेनक्लेचर के ऊपर बच्चों ये सवाल बेस्ड है. तो प्रायोरिटी देखते हैं बच्चों, ये फर्स्ट प्रायोरिटी का है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज़्यादा है, यहाँ पर ब्रोमीन का ज़्यादा होगा. इसकी बात करें तो बच्चों दोनों ही सेम साइड है, तो ये Z आइसोमर है. यहाँ पर देखें बच्चों ये 1 और ये 1, ये भी Z आइसोमर है. कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है. अगर बच्चों इसकी बात करें तो इसका नंबर 1 मिलेगा, और बच्चों इसको इसमें नंबर 1 मिलेगा, क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. बच्चों यहाँ कार्बन से देखें अगर, तो कार्बन से इसमें 2 कार्बन कनेक्टेड है, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है. इसकी पैरिटी बच्चों में ज़्यादा मिलेगी. तो ये भी क्या है बच्चों, Z है. इसका मतलब एक ही आइसोमर बचा है आपका जो E है. चेक कर लेते हैं बच्चों, यहाँ ड्यूटेरियम है,
हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में बच्चों ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एटॉमिक मास को देखते हैं। और यहाँ देखिए बच्चों इसमें एक ही ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यहाँ 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो इसकी पेरिटी ज्यादा होगी। तो ये अगर बच्चों कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो ये आपका है ई कॉन्फ़िगरेशन। आपसे ही पूछा है कि ई आइसोमर कौन सा है, आंसर मिला बच्चों आपको 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जो ऑर्डर दिया हुआ है वो मैच कराना है, सही है या नहीं है, ठीक है। तो पहला केस है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों अगर हम इसको देखें तो ये सिस है और ये ट्रांस है। बच्चों हमने आपको बताया था कि सिस और ट्रांस में ट्रांस स्ट्रक्चर इज कंसीडर टू बी मोर सिमेट्रिकल, और मेल्टिंग पॉइंट बच्चों सिमेट्री का प्रॉपर्टी है, जो स्ट्रक्चर ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हालांकि बच्चों ये ऐसा होना चाहिए था, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर दिया है सिस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, जबकि ये मैच नहीं करता, ठीक है। अब बच्चों देखिए डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें बच्चों इस केस में देखिए ट्रांस COOH ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो बच्चों यहाँ पर डाइपोल दोनों अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका तो नियरली 0 के अबाउट डाइपोल मोमेंट मिलेगा, जबकि बच्चों यहाँ पर देख रहा है कि ये इसका ज़्यादा बता रहा है, तो जबकि इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कम आएगा, सिस वाले का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था, जो कि सही नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट हो, सॉल्युबिलिटी हो, ये हम डाइपोल मोमेंट से निकाल सकते हैं, क्योंकि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जनरली हम वाटर में ही चेक करते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये अगेन ट्रांस स्ट्रक्चर है तो ये अपोजिट है, डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा तो इसका बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा दिया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पर अगर चेक करें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इससे डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ पुल करेगा। वो जो डायरेक्शन है अगर डाइपोल में देखें तो कुछ इस तरीके से है, तो डाइपोल मोमेंट अगेन इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट फर्स्ट का ज़्यादा है सेकेंड से। तो वाटर जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों, अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें वो भी फर्स्ट की ज़्यादा होगी सेकेंड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूछा है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो GI। तो अगर हम GI की बात करें तो जैसे इसमें देखिए अगर इस तरीके का नहीं होता, एक क्लोरीन है, यहाँ पर ऐसा ब्रोमीन है, जिसमें तो GI बन जाता। लेकिन बच्चों इस कार्बन से अटैच दोनों ही एटम सेम है, दोनों ही एटम सेम है, तो जिसकी वजह से इसमें GI पॉसिबल नहीं है। बच्चों यहाँ पर डिफरेंट है तो हमने देखा भी है, इसका बच्चों हम सिस और ट्रांस बना सकते हैं, इसमें भी पॉसिबल है। इसकी भी बच्चों हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए थे और हमें इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ किए हैं, तो जिसमें नहीं बना सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में हम सिस और ट्रांस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर है विच आर द फॉलोइंग विल फॉर्म ओनली वन ऑक्साइम ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमीन। तो बच्चों हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन दिखता है आपको कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोक्सिलेमीन H2NOH मिलाते हैं, ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या है ना H2O रिमूव हो जाता है और हमें मिलता है बच्चों C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। तो बच्चों अगर आप देखिए अगर ये पार्ट सेम है, ठीक है ना, H2NOH और RR C डबल बॉन्ड NOH, तो ये बच्चों सिर्फ एक ही ऑक्साइम बनेगा, क्योंकि इसके अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बन सकती। और बच्चों अगर ये पार्ट डिफरेंट है, R डैश है, C डबल बॉन्ड O एंड H2NOH, अगर ये पार्ट डिफरेंट है तो वाटर को यहाँ से हम रिमूव करते हैं तो हमें मिला बच्चों R डैश C डबल बॉन्ड NOH। तो इस केस में बच्चों इसके 2 ऑक्साइम बनेंगे। 2 ऑक्साइम कौन से? इसमें बच्चों चूंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, इसमें सिन और इसमें एंटी बनेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न है, हमें ऐसे चेक करना है। तो हमें सभी कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन करा के देखना है। चूंकि रिएक्शन करा दी है तो अब आपको ऐसे समझिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे अटैच सिंपली सी बात ये है कि बच्चों ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराएंगे तो ये NOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इसमें GI हो सकता है, इसका सिन एंटी पॉसिबल है, इसके तो 2 ऑक्साइम बनेंगे। सेम काम आपको यहाँ करना है बच्चों, यहाँ पर आप NOH लगा दीजिए, तो डबल बॉन्ड से अटैच पोर्शन देखिए बच्चों सेम है बिल्कुल। तो इससे हम ये यहाँ से सिमेट्रिकल है, 2 कार्बन इस साइड भी है, 2 कार्बन इस साइड में है, तो इसमें एक ही ऑक्साइम का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है NOH,
तो इस डबल बॉन्ड से अटैच दोनों ही 6 मेंबर रिंग है, दोनों ही सेम है, इसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आंसर मिलेंगे बच्चों आपको 2 एंड 3, जिसमें एक ही ऑक्साइम बनेगा। इसमें भी बच्चों 2 ऑक्साइम बनेंगे अगर हम यहाँ पर NOH लगाएं, NOH। तो आप देखिए इधर रिंग के साथ पैरा पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर रिंग के साथ ऑर्थो पर क्लोरीन लगा हुआ है। तो अटैचमेंट क्या बच्चों डिफरेंट है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से इसमें भी हम सिन और एंटी बना सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे पूछा है C1 में कायरल मॉलिक्यूल्स आर। तो बच्चों कायरल मॉलिक्यूल्स है, एक में लिखा है सुपर इम्पोजेबल और मिरर इमेजेस। तो बच्चों अगर हम कायरल की बात करें तो कायरल मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज, ठीक है। तो आंसर बच्चों 2 इससे मैच करता है, नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन दियर मिरर इमेजेस, ठीक है। अगर सुपर इम्पोज हो जाता है तो बच्चों उसको हम कायरल नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोज का मतलब है बच्चों कुछ इस तरीके से, जैसे ये है मिरर इमेज बन रहा है और इसको अगर हम एक दूसरे के ऊपर फिट करें तो ये एग्जैक्टली फिट ना हो तो हम इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे पूछा है कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। तो बच्चों ये कंपाउंड दिया है, इसमें कायरल सेंटर की संख्या के बारे में पूछा है। बच्चों ये देखिए ये कार्बन कायरल है, ठीक है, और यहाँ पर ये कार्बन कायरल है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 बॉन्ड ये डिफरेंट है और चौथा वो जो बॉन्ड बना है वो हाइड्रोजन के साथ है। बच्चों इसमें सिर्फ 2 ही कायरल सेंटर हैं, इसको हम कायरल सेंटर नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर इथाइल है और यहाँ पर भी इथाइल अटैच है। तो ये दोनों ही ग्रुप सेम है, सेम ग्रुप होने पर कायरल सेंटर नहीं होता है, तो इसका आंसर मिला हमें 2। फिर नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो बच्चों हमें 4 ऑप्शंस में से ये देखना है, फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कायरल सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो बच्चों आप अगर हम देखें तो एक ही कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, तो यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है। अगर हम बच्चों इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, इसमें भी 2 कायरल सेंटर है। अभी ये मैक्सिमम नजर नहीं आया, ठीक है। ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, मिथाइल है, सेम है। बच्चों आप यहाँ देखिए ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, तो इस कंपाउंड में 4 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। आई थिंक मैक्सिमम यही है। और इसमें अगर आप बात करें इसमें 2 कायरल सेंटर है, तो मैक्सिमम कायरल सेंटर प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, जो कि है बच्चों 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पेंटेन टू ऑल को आइडेंटिफाई करना है जो कॉन्फ़िगरेशन में S हो। तो फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, तो ऐसे केस में बच्चों सबसे पहले आप चेक कर लें। तो ये तो आंसर बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि ये दोनों सेंटर कायरल है नहीं, ठीक है। क्योंकि कार्बन देखना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन में S होना चाहिए, और S कॉन्फ़िगरेशन तो तभी पॉसिबल है जब कार्बन जो कि है ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, ठीक है। अगर बच्चों हम यहाँ पर चेक करें तो आप चेक करें बच्चों, नंबरिंग करते हैं 1 2 और ये 3 एंड 4। तो बच्चों हमें देखना है पेंटेन टू ऑल, जबकि ये पेंटेन टू ऑल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कार्बन के नंबर भी काउंट कर लेना है कि फिशर प्रोजेक्शन में उतने हैं कि नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर टोटल कार्बन ही आपके 4 हैं, तो ये पेंटेन तो है नहीं, तो हम इसको भी नहीं चेक करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट मॉलिक्यूल में चेक करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। बच्चों ये अगेन ये पेंटेन टू ऑल है, कॉन्फ़िगरेशन में S होगा या नहीं होगा वो चेक करना है। बच्चों अब हम चेक करते हैं, तो इस बेसिस पर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर नंबरिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो कायरल सेंटर से अटैच ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर का है। बच्चों ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको नंबर 2 मिलेगा, और ये नंबर 3। अगर हम रोटेशन देखें बच्चों 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है, और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बच्चों है H लाइन पर। तो ऐसे केस में हमने बताया कि क्लॉकवाइज रोटेशन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो वो आपको S कॉन्फ़िगरेशन देता है। बच्चों हमें इसमें आंसर मिला आपका 3। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एक वेज डैश में स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस स्ट्रक्चर का हमें कॉन्फ़िगरेशन बताना है। बच्चों CIP रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एटॉमिक नंबर 1 इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, क्लोरीन है प्रायोरिटी 2, कार्बन 3 और हाइड्रोजन है बच्चों 4th। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बच्चों बिलो प्लेन है। अब रोटेशन देखना है तो 1 2 3 का क्लॉकवाइज रोटेशन है और क्लॉकवाइज रोटेशन R कॉन्फ़िगरेशन देता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिशर प्रोजेक्शन वेज डैश में स्ट्रक्चर दिया है और इसका फिशर प्रोजेक्शन हमसे पूछा है। तो बच्चों उसी कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन बनाना है जो कंपाउंड आपको दिया है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें। अगर ये कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R हो या S हो तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें चेक करना है। बच्चों देखिए तो अगर हम चेक करें तो ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 1, इथाइल ग्रुप है बच्चों सेकेंड प्रायोरिटी का हो जाएगा। ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर हाई होने की वजह से ये 1 है और ये बच्चों होगा 3। अगर हम 1 2 3 की रोटेशन देखें तो ये है बच्चों आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है
और एस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बच्चों डैश लाइन पर है। अब बच्चों अब सेम चीज ये एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनमें से ही देखना है जो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा वही हमारा आंसर है। पहले कनेक्टिविटी देख लें बच्चों, यही कंपाउंड बना है कि नहीं बना है। तो काइरल सेंटर से ब्रोमीन है, CH3 है, C2H5 है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। ये 1 और ये 2 और ये 3। अगर आप रोटेशन देखें 1 2 3 का, तो अगेन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो ये कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूछा विच आर द फॉलोइंग हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों सेम कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें RS नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो जो ब्रोमीन एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, देन क्लोरीन एंड फ्लोरीन नंबर 3। अब बच्चों में रोटेशन चेक करना है 1 2 3 का। चूंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो प्लेन है तो सिर्फ हम डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। 1 2 3 का क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों R। और जो अगेन हम यहाँ पर अगर चेक करें तो ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2, फ्लोरीन 3 और हाइड्रोजन है 4th। और बच्चों 4th प्रायोरिटी ग्रुप को बिलो प्लेन होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो 4th को बिलो प्लेन लाना है, तो एक को हम फिक्स कर दें और 4th को बिलो प्लेन ले जाते हैं। इस तरीके से घुमाया बच्चों हमने, तो अब हमें मिला, तो हमने बच्चों कीपिंग 1 कांस्टेंट, 1 अपनी जगह पर है, तो 4th यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पर आ गया और 3 यहाँ पर आ गया। अब अगर बच्चों आप रोटेशन देखें 1 2 और 3 का, तो 1 2 3 का रोटेशन है क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन में है R, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों। ये 1 और ये 2 है और ये 3 है और ये 4th है। तो अभी 4th प्रायोरिटी ग्रुप बिलो प्लेन नहीं है, उसको बिलो प्लेन लाना है। इसको यहाँ पहुँचाएंगे, इसको यहाँ पहुँचाया, इसको यहाँ पहुँचाया, किसी भी को हम फिक्स कर सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों देखिए 4th और ये 1 और ये 2 और 3 अपनी जगह पर फिक्स है। अब 1 2 3 का रोटेशन अगर हम देखें तो 1 2 एंड 3, तो बच्चों ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जिनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो है बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड है सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इससे पूछा है कि विच इज डी कॉन्फ़िगरेशन। तो डी और एल जो नॉमेनक्लेचर है बच्चों, उसमें एच और ओ एच के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। अगर ओ एच राइट साइड पर है तो डी, अगर ओ एच लेफ्ट साइड पर है तो एल। और कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड फीचर बनाना है। स्टैंडर्ड फीचर में जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है वो टॉप में रखा जाता है। तो इसको बच्चों हम टॉप में ले जाएंगे, इस तरीके से घुमाते हैं, इसको 180 से रोटेट कर देते हैं पूरे मॉलिक्यूल को। तो जो बॉटम है वो टॉप बन जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट वाला राइट बन जाएगा। ये बच्चों आ गया कॉन्फ़िगरेशन में डी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फीचर में अगर ओ एच लेफ्ट राइट हैंड साइड पर है तो डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो इसमें भी हमें स्टैंडर्ड फीचर बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, ये COOH यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये H यहाँ जाएगा। तो COOH को टॉप में रखना है और H और OH को लेफ्ट या राइट में होना चाहिए। तो OH यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर आ गया, CH3 ये हो गया बच्चों, ये L कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है। अगर हम बच्चों इसको भी देख रहे होते, यहाँ पर भी चेक करना होता, तो इसको भी 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा बच्चों आपको, क्योंकि ऑक्सीडाइज फॉर्म को टॉप में रखना है। तो 180 डिग्री से जब पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। तो ये मिलेगा आपको इस तरीके से। ये कॉन्फ़िगरेशन में है बच्चों L और आपको चाहिए D। ये बच्चों एमिनो एसिड है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ये भी कॉन्फ़िगरेशन में L है, क्योंकि एमिनो एसिड में हम बच्चों NH2 ग्रुप का पोजीशन देखते हैं कि NH2 लेफ्ट साइड पर है तो L, राइट साइड पर है तो D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे पूछा है विच आर द फॉलोइंग पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो चूंकि टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। हाँ, अगर काइरल सेंटर नहीं है तो POS हो सकता है बच्चों। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर ये दोनों ही ग्रुप सेम हैं, सेम ग्रुप होने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दिखा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग पजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जो सेंटर के लिए, अगर हम सेंटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात करें तो ये स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ये ब्रोमीन टॉप पर है, तो यहाँ पर ब्रोमीन ये बॉटम पर है, और जबकि यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन मिला है, यहाँ पर मिल गया क्लोरीन, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर बच्चों सेकंड ऑप्शन की बात करें, अगर हम यहाँ से देखें तो ये कार्बन मिला, ये कार्बन है बच्चों, ये CO और यहाँ पर नाइट्रोजन है NH। और अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें तो ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ है CH3 और यहाँ पर CH3 बच्चों ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन यहाँ ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है।
ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए सिमिलर ग्रुप टॉप पर मिले, सिमिलर ग्रुप बॉटम पर मिले, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में वो क्या है बच्चों, सिमेट्रिक होता है। तो बच्चों इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बच्चों देखिए इसमें COS नहीं है, ठीक है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री एप्लीकेबल नहीं है। बच्चों ये 3 मेंबर्ड का रिंग है। अगर आप बच्चों यहाँ पर देखें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो 3 मेंबर्ड रिंग बच्चों, ऑड मेंबर्ड रिंग में COS कभी भी नहीं मिलता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये CS2 है, अपोजिट गए यहाँ पर ऐसा कोई CS2 नहीं मिलता है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कायरल। तो कायरल सेंटर बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि कायरल सेंटर है और बच्चों इसमें सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है। तो कायरलिटी के लिए जरूरी है कायरल सेंटर का होना। इस यहाँ पर फिलहाल ऐसे देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर एंड अब्सेंस ऑफ सिमेट्री। बच्चों कायरल सेंटर प्रेजेंट है और सिमेट्री एब्सेंट है, तो ये कायरल है। बच्चों आप इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पर चेक करें तो बच्चों ये कायरल सेंटर हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ये वाला भी बच्चों क्या है, ये कायरल है। अगर आप बच्चों इसको देखें तो ये भी कायरल है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 कायरल सेंटर है, एक क्लोरीन है और एक CS3 लगा हुआ है, तो इसमें भी बच्चों सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बच्चों क्या है, कायरल है। अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में ऐसे सिमेट्री प्रेजेंट होगी और इसमें बच्चों कोई कायरल सेंटर भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं वो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बच्चों नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर ऑफ एनेंशियोमर। तो बच्चों एनेंशियोमर वो होते हैं जो मिरर इमेज हैं। अगर आप बच्चों इस फर्स्ट ऑप्शन को कंपेयर करें तो अगर हम यहाँ पर मिरर लगा दें, तो ये मिरर में इमेज बनाते हैं, तो ये क्या है बच्चों, एनेंशियोमर्स हैं। दीज आर एनेंशियोमर्स, ठीक है। अगर हम सेकंड को कंपेयर करें तो बच्चों चूंकि सेकंड वेज डेस में दिया हुआ है और वेज डेस में हम अगर देखें, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन R है, दूसरा S है, तो वो एनेंशियोमर होगा। तो चेक करते हैं बच्चों, पहले ये 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है यहाँ पर अटैच, फिर बच्चों ये सेकंड होगा और ये थर्ड और ये फोर्थ। अभी भी बच्चों देखिए फोर्थ पैरिटी ग्रुप को हमें डैश लाइन पर रखना है। अगर हम रोटेशन करें कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो 2 को हमने फिक्स रखा है, 2 को फिक्स रखा है और घुमाते हैं बच्चों, तो 2 अपनी जगह पर है, फोर्थ यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया। अगर इफ वी चेक द रोटेशन देन वी विल फाइंड 1 2 3। तो 1 2 3 का क्लॉकवाइज रोटेशन है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन R है। और दूसरे को चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये 1 है और ये 2 और ये बच्चों 3 है और ये फोर्थ। अभी भी फोर्थ वाला बच्चों बिलो प्लेन पर नहीं है, इसको बिलो प्लेन पर लाना है। तो फोर्थ यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। तो बच्चों आप चेक करें इस तरीके से, तो बच्चों हम अगर देखें तो 2 को हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो रोटेशन में फोर्थ यहाँ पर गया, 3 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया। और अगर आप 1 2 3 की रोटेशन चेक करें तो ये बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, तो ये S है। तो एक R दूसरा S मिरर इमेज है, एनेंशियोमर हैं। बच्चों थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर हम थर्ड में बात करें तो ये बच्चों ये 1 और ये 2 और CS3 होता है 3 और हाइड्रोजन है 4। तो बच्चों 1 2 3 की रोटेशन अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में देखें तो ये है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन R देगा, क्योंकि लोवेस्ट पैरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, ठीक है। बच्चों आप यहाँ पर चेक कर लें 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 ये बच्चों क्लॉकवाइज है और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है और लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लॉकवाइज S कॉन्फ़िगरेशन दिखता है। तो R और S एनेंशियोमर है, मिरर इमेज है, तो ये बच्चों एनेंशियोमर हैं। अब बच्चों हम फोर्थ में भी चेक करें तो वैसे तो अगर आप देखें जो नॉट पेयर ऑफ एनेंशियोमर है, आंसर मिलेगा बच्चों आपको फोर्थ। कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर भी निकाल के चेक कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एनेंशियोमर्स को आइडेंटिफाई करना है। और आपको बच्चों एनेंशियोमर पता है कि जो मिरर इमेज होते हैं वो एनेंशियोमर है और जो मिरर इमेज ना हो वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं। तो जो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो देखिए, अगर फर्स्ट कायरल सेंटर में देखें तो OH राइट में है, यहाँ पर लेफ्ट है, H राइट में है, यहाँ पर लेफ्ट है और वर्टिकल लाइन बच्चों दोनों का सेम है। ये एक दूसरे का ये बच्चों क्या है, ये मिरर इमेज है। जो मिरर इमेज होते हैं वो एनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आ गया बच्चों। अगर आप सेकंड में चेक करें तो सेकंड में देखें यहाँ पर OH की पोजीशन और इसमें OH की पोजीशन बच्चों ये राइट में दिख रहा है, इसमें लेफ्ट में दिख रहा है, मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। अगर बच्चों आप इसमें भी चेक करें तो अगेन यहाँ पर भी देखें तो ये भी क्या है, डायस्टेरियोमर्स है, क्योंकि ये मीजो कंपाउंड है
और मेजो के साथ बच्चों दूसरा कंपैरिजन जो है वो डायस्टेरियोमर्स देता है। सिमिलर सिचुएशन बच्चों यहाँ पर है, ये भी डायस्टेरियोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे पूछा जो डायस्टेरियोमेरिक पेयर नहीं है। तो जो डायस्टेरियोमेरिक पेयर वो नहीं होंगे जो मिरर इमेज है। बच्चों अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखिए फर्स्ट और थर्ड के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट और थर्ड को देखिए बच्चों, फर्स्ट और थर्ड क्या है, मिरर इमेज बना रहे हैं और मिरर इमेज बनाने की वजह से फर्स्ट और थर्ड क्या है, इनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, तो आंसर मिला बच्चों आपको इस क्वेश्चन का फर्स्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रिलेशन बताना है इन दोनों कंपाउंड के बीच में। बच्चों आपको पता है कि रिलेशन बताने के लिए हम स्टैंडर्ड फीचर प्रोजेक्शन बनाते हैं। ठीक है, जिसमें वर्टिकल लाइन पर प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन को रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं अगर हम ये CH3 क्लोरीन और ब्रोमीन को ऐसे रोटेट करके लाते हैं बच्चों, इसको ऐसे रखते हैं कि वर्टिकल लाइन पर यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है। तो ये फ्लोरीन, आयोडीन H और CH3 और बच्चों यहाँ पर क्लोरीन आ गया और ये गया बच्चों ब्रोमीन यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरीके अब हम बच्चों इसमें देखें तो CH3 को भी वर्टिकल लाइन पर कर लेते हैं इस तरीके से। और अब देखिए बच्चों फ्लोरीन, आयोडीन H और CH3 टॉप पर, ब्रोमीन लेफ्ट पर और क्लोरीन आ गया राइट पर। ठीक है, अब बच्चों दोनों ही स्ट्रक्चर एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करते हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं हम, ताकि CH3 क्या हो, टॉप पर आ जाए। और जब पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो लेफ्ट टॉप, बॉटम टॉप बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट वाला लेफ्ट पर आ जाएगा। बच्चों ब्रोमीन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर और फ्लोरीन यहाँ पर है, H यहाँ जाएगा, आयोडीन यहाँ जाएगा। अब बच्चों अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो देखिए बच्चों ये एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं है। अगर मिरर इमेज नहीं है तो इनका रिलेशन है बच्चों क्या, डायस्टेरियोमर्स। तो अगर हम 1 and 2 के रिलेशन की बात करें तो 1 and 2 आर डायस्टेरियोमर्स। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो पहले बात हम ये करें, अगर यहाँ पर देखिए CH3 और Br सेम साइड में है, यहाँ पर CH3 और Br अपोजिट है, तो बच्चे ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स का कोई चांस नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कायरल नहीं है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अगर हम इसमें मैच करें तो डायस्टेरियोमर्स दो जगह पर दिया हुआ है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव डायस्टेरियोमर्स ये इनका रिलेशन है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा है द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है उसका नाम है पोलैरीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन उसकी ज़्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें लिखा है टार्टेरिक एसिड हैज ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +12 यूनिट व्हेन measured in 12 centimeter polarimeter tube and 2 gram concentration at a given temperature and light। जो लाइट का वेवलेंथ यूज किया है, when it is diluted to half concentration, length of tube and other parameters being same, then specific rotation will be। बच्चों स्पेसिफिक रोटेशन जो है ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड टेम्परेचर जो हम लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर इस पैरामीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो ही स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स लिए गए हैं वो ना तो टेम्परेचर को चेंज किया गया है, ना तो वेवलेंथ की लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज किया गया है। तो ऐसे केस में स्पेसिफिक रोटेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन जो +12 यूनिट का पहले है, बाद में भी वही होगा कि कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करता है। अगर हम आंसर की बात करें तो पहले +12 यूनिट का है और बाद में भी +12 यूनिट का रहेगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन है 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन +36 डिग्री है जो कि पोलैरीमीटर ट्यूब से निकाला गया है, और इस कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन आपसे पूछा है। तो बच्चों चेक करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फीचर में है तो हम इसको भी स्टैंडर्ड फीचर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बॉटम वाला कायरल सेंटर तो ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं बच्चों रोटेशन करके। ठीक है, रोटेशन किसी भी डायरेक्शन में हम कर सकते थे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लोरीन H, CH3 टॉप में, क्लोरीन यहाँ आया और H यहाँ गया। तो अब ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड क्या है, मीजो है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है।
तो मीजो कंपाउंड एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कंपाउंड क्या है बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ये क्या करता है बच्चों? पीपीएल को रोटेट नहीं करता है। अगर पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा तो ऑप्टिकल रोटेशन इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका जो नेट रोटेशन है कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड तो पीपीएल को किसी भी एंगल से रोटेट नहीं करता, तो इसमें ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0। ठीक है, नेक्स्ट है एक ये कंपाउंड बच्चों कायरल है। अगर कायरल है तो इसका रेसमिक R+S, ये R भी हो सकता है और S भी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसको रिजोल्व करना है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्योंकि इसमें R कॉन्फ़िगरेशन और S कॉन्फ़िगरेशन दोनों मिले हुए हैं, इसको रिजोल्व करने के लिए कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए +2 ब्यूटेनॉल, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और L जो लीवर रोटेटरी है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इससे हम रिजोल्व कर सकते हैं। Dl और ये +- ये दोनों रेसमिक हैं, इनसे हम इसको रिजोल्व नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं G5, जिसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनएंशियोमर को सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन एंड इनएंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बच्चों डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डायस्टेरियोमर्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो बच्चों चेक करते हैं इनमें से जो इनएंशियोमर हैं वो कौन से हैं, उसकी बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें बच्चों, उसमें लिखा है मलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। तो बच्चों मलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड अगर आप देखें तो ये क्या है बच्चों, इनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है, सिस वाला मलेइक एसिड है और ट्रांस वाला क्या है बच्चों? फ्यूमेरिक एसिड है। ठीक है, ये मलेइक है, मलेइक, एंड दिस वन इज फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर लिखा है सेकंड ऑप्शन में प्लस टार्टेरिक एसिड एंड मीजो टार्टेरिक एसिड। ठीक है, तो टार्टेरिक एसिड प्लस वाला मतलब डेक्स्ट्रो है, और मीजो मतलब बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इनका भी रिलेशन आपस में क्या डायस्टेरियोमर्स होते हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो टार्टेरिक एसिड आपको तो पता है बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, COOH HOH HOH। तो ये बच्चों है आपका मीजो वाला, और प्लस वाला इस तरीके से HOH और HCS3 एंड CS3। इस तरीके से ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इन दोनों का रिलेशन देखेंगे तो डायस्टेरियोमर से हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। फिर अगर बात करें तो एक एमिनो एसिड दिया गया है, ये दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नजर नहीं आती है। तो थर्ड ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं तो CS3 CHNH2 एंड COOH। ठीक है, अगर इसकी बात करें और NH2 CS2 और CS2 COOH, तो ये दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड है, तो इसको भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में अगर देखें तो प्लस लैक्टिक एसिड एंड माइनस लैक्टिक एसिड। तो बच्चों ये प्लस और माइनस वाला क्या है, एक D है और दूसरा L है, उसका मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज है, तो ये D और L वाले क्या है बच्चों, ये इनएंशियोमर हैं। क्या है? इनएंशियोमर। और लैक्टिक एसिड होता है बच्चों ये HOH, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों CS3 CHOH COOH। ये है बच्चों लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसका मिरर इमेज बना लिया, आपको मिला OH H एंड CS3 COOH। इस तरीके से बच्चों अगर हम इसको देखें तो हम इसको भी सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये इनएंशियोमर्स हैं, इनएंशियोमर्स आर नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। बच्चों देखें यहाँ पर सभी के सभी नाइट्रोजन वाला कंपाउंड दिया हुआ है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो एक पॉइंट याद रखें बच्चों, 3 डिग्री एमीन्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव रीजन है ड्यू टू एमीन इन्वर्जन।
ठीक है। तो एमीन इन्वर्जन क्या है बच्चों, सी नाइट्रोजन है, लोन पेयर है और 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं R1, R2 एंड R3। तो इसमें क्या है बच्चों, रैपिड इन्वर्जन होता है, जिसकी वजह से बच्चों ये कुछ ऐसे दिखेगा और ये तीनों ग्रुप आपको इस तरीके से दिखते हैं R1, R2 एंड R3। तो ये इन्वर्जन की वजह से ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। तो एमीन इन्वर्जन इनको ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाता है। ठीक है। अब बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो आपसे पूछा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ दिखाएगा, तो इन दोनों में नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम इस वाले केस को देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट बन गया। अगर नाइट्रोजन बच्चों रिंग का पार्ट बन जाता है तो ये जो इन्वर्जन है ये नहीं हो पाता है, इसकी वजह से यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन बच्चों रिंग का पार्ट है देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा बच्चों यहाँ पर अगर अमोनियम सॉल्ट की बात करें, यहाँ पर अगर आप देखें तो R1 और R2 एंड R3 एंड R4, ये बच्चों देखिए नाइट्रोजन sp3 है और sp3 नाइट्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ठीक है, N+ जो कि कार्बन की तरीके से होता है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। कंडीशन क्या है, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर सभी ग्रुप डिफरेंट है, C3H7, C2H5, CH3 एंड हाइड्रोजन। तो ये जो क्वाटरनरी सॉल्ट है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन इज ऑप्टिकली एक्टिव। बच्चों ये मेथिलेमीन, यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है। और बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो ये सेकेंडरी एमीन है, तो इस पर भी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नाइट्रोजन से देख नहीं सकते, कार्बन कोई कायरल है नहीं। ठीक है। तो नाइट्रोजन से तो यहाँ भी पता चल रहा है कि ये इसमें एमीन इन्वर्जन होता है, तो रैपिड फिलिपिंग की वजह से ऐसे एमीन्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और बच्चों यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो नाइट्रोजन की तरफ से कुछ है नहीं और कार्बन का कोई ग्रुप ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन। और सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन क्या है बच्चों, CH3CH और NH2 एंड CH2CH3। यहाँ पर कार्बन के कायरल होने की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों। तो कार्बन कायरल है जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रिलेशन पूछा है। अगर यहाँ पर देखें बच्चों, 2 डबल बॉन्ड है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ये एनहांसियम मिरर इमेजेस हैं। ये कंपाउंड क्या है बच्चों, एनहांसियमर्स हैं। नेक्स्ट पूछा है इसमें कायरल कौन से हैं। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं बच्चों जिसमें कहा था कि कुछ स्पेशल कंपाउंड है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। यहाँ पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो बच्चों इनका सेम प्लेन है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी कंपाउंड में। ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये डबल बॉन्ड और रिंग का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी ये दोनों सेम प्लेन में है, तो इस पे भी प्लेनार सिमेट्री आ जाएगी। तो ये बच्चों ये क्या है, अकायरल होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो ये देखिए बाइफिनाइल है, और बाइफिनाइल में कहा था कि औरतों पर अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब कायरल हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो रिंग 2 रिंग है, 2 रिंग हो या 2 डबल बॉन्ड है, डिफरेंट प्लेन पर है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो ये भी कायरल होगा। ठीक है बच्चों। अगर नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ GI के बारे में पूछा गया है। बच्चों देखिए इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है। तो 2 स्टीरियो सेंटर है और इनके टर्मिनल बच्चों डिफरेंट हैं, तो 4 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर भी देखिए इस डबल बॉन्ड के क्रॉस GI पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एटम सेम है। यहाँ पर भी 2 कायरल सेंटर है, 4 आइसोमर्स बनेंगे बच्चों। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हमने करवाई थी खूब सारे एग्जाम्पल्स लेकर के। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी GI पूछा है बच्चों, ये रिंग सिस्टम, तो रिंग सिस्टम है, यहाँ पर GI बन सकता है। ठीक है। रिंग sp3 कार्बन से कनेक्टेड जो ग्रुप हैं ये sp3 इसका सीसो ट्रांस हो सकता है। और बच्चों ये ऑक्साइम है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें बच्चों ओवरऑल 2 सेंटर हैं, जिस पर GI की बात करें तो 2 के हिसाब से बच्चों 4 आइसोमर्स यहाँ पर ही बनेंगे। ठीक है। 2 स्टीरियो सेंटर, मॉलिक्यूल क्या है अनसिमेट्रिकल। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा है। यहाँ देखिए ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है और 2 कार्बन कायरल हैं, और मॉलिक्यूल देखिए इस तरीके से
मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल। तो 2 कायरल सेंटर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो 2 पावर 2 के हिसाब से बच्चों इसमें बनेंगे 4 स्टीरियो आइसोमर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं I5, जिसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ टार्टरिक एसिड। तो जो टार्टरिक एसिड है आपका COOH, CH, OH, OH एंड COOH। तो इसमें देखिए टार्टरिक एसिड के टोटल 3 आइसोमर्स बनते हैं। इस 3 में से एक तो मीजो है और रेसमिक है, ठीक है। तो मीजो तो बच्चों इस तरीके से हो गया HH, OH और OH, COOH, COOH। मीजो में बच्चों POS होने की वजह से क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो इसका आइसोमर है बच्चों OH, OH, HH एंड COOH। इसमें बच्चों क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एनेंशियोमर भी एग्जिस्ट करेगा। तो मिला बच्चों OH और HOH, COOH एंड COOH। ये कंपाउंड बच्चों इसके ये दोनों के दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो टोटल 3 आइसोमर्स, एक मीजो है, मीजो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब पूछ रहा है कि I6 में बच्चों देखिए नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बच्चों ये 4 कंपाउंड इसका मिक्सचर लिया गया है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो कितने कंपाउंड इसमें से मिलेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक पहले ही बताई है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम एनेंशियोमर्स को सेपरेट नहीं कर पाते। जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं, डायस्टेरियोमर्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बच्चों अगर हम इन दोनों कंपाउंड की बात करें तो कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। F के साथ D और CH जुड़ा हुआ है यहाँ पर इस कायरल सेंटर पर, और यहाँ देखें बच्चों तो फ्लोरीन के साथ H और I है। तो ये दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड है, और डिफरेंट कंपाउंड है तो ये अलग ही कंपाउंड है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें तो बच्चों देखिए यहाँ पर ब्रोमीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी बच्चों देखिए फ्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन है। तो बिल्कुल एक जैसा बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पर फ्लोरीन को टॉप में रखते हैं, इसमें कनेक्टिविटी सेम है, ठीक है। तो ये गया, ये इधर आया, ये इधर आया, तो आपको मिला बच्चों यहाँ पर फ्लोरीन, और ये घूम के आ जाएगा यहाँ पर ब्रोमीन और ये H। और इसकी कनेक्टिविटी में देखें तो बच्चों यहाँ पर आयोडीन है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। आयोडीन यहाँ गया यहाँ, ताकि कंपेयर करने में आराम रहेगा बच्चों। ये गया क्लोरीन यहाँ पर, D यहाँ पर, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो इनके साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो बच्चों देखिए ये, तो यहाँ तो मिरर इमेज बन रहा है लेकिन इसका मिरर इमेज नहीं बन रहा है। तो ये भी बच्चों क्या है, ये डायस्टेरियोमर्स है, ठीक है। तो ये सब के सब डिफरेंट कंपाउंड हैं और इनको हम जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड है इससे सेपरेट कर सकते हैं। तो आंसर मिलेगा सभी के सभी कंपाउंड सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग होंगी। तो आंसर मिलता है बच्चों से 4। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं I7, जिससे पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ। बच्चों देखिए यहाँ पर 3 कायरल सेंटर है, ठीक है, 3 कायरल सेंटर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने आपको बताया था बच्चों, एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे, मीजो कितना होगा, ठीक है। उसके लिए तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं बच्चों। तो 2 पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 पावर 3 माइनस 1/2, तो 2 पावर ये बचा 2 माइनस, अब इसमें देखेंगे तो मिलेगा बच्चों 2, और यहाँ से देखेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों आपका 2। इस कंपाउंड के टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे 2। फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स विथ स्टीरियो, और इसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो जो कीटोन की बात करें तो पहले हम सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 6 कार्बन है, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा C4H9 एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी से बच्चों हम 4 आइसोमर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो 4 कौन कौन से है उसको देखते हैं पहले। जो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3। तो बच्चों इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, कोई भी कार्बन का नहीं अकेला रहेगा। फिर देखिए बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O और CH CH3 CH2 CH3,
तो ऐसे केस में बच्चों ये कार्बन कायरल हो चुका है, कायरल कार्बन है तो इसके 2 आइसोमर्स बन जाएंगे। फिर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 एंड CH3, एक अकेला कंपाउंड ये रहेगा क्योंकि इसमें भी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नजर नहीं आती। इसके बाद देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH CH3 एंड CH3, एक कंपाउंड ये रहेगा बच्चों क्योंकि इसमें भी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नजर नहीं आती। तो C4H9 को ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल के ग्रुप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से मिले हमें बच्चों, अब स्टीरियो के साथ बात करें तो ये बच्चों 1 2 और 3 और ये 2, ये हो गए टोटल 5, ठीक है। इसमें स्टीरियो को मिला करके आ गया बच्चों 5। अब अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं एक कार्बन बढ़ाते हैं बीच में बच्चों, इसको हमने किया C2H5 और C डबल बॉन्ड O। अब देखिए बच्चों टोटल कार्बन 6 है, हमने यहाँ पर 2 को लिखा है, ठीक है, और 3 हो गए टोटल बच्चे आपके फिर से देखेंगे तो टोटल 6 रखना है, तो 3 और C3H7, ठीक है, तो 3 और 4 to 6। अब इसमें बात करें तो इसके 2 पॉसिबिलिटी है, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। ना तो प्रोपाइल ऑप्टिकली एक्टिव है, ना ही आइसोप्रोपाइल ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि रिपीट हो जाएगा, तो 5 और 2 7, तो टोटल 7 स्टीरियो आइसोमर्स इस कंपाउंड के बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं I9, जिससे हमसे पूछा टोटल ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए स्टीरियो सेंटर की बात करें, इस डबल बॉन्ड के अराउंड हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं। ये काइरल सेंटर है बच्चों, और ये पूरा एलिन टाइप का सिस्टम है बच्चों, जिसको हमने बताया था इस तरीके का, तो AB और AB। तो इस तरीके के सिस्टम में बच्चों ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन है, तो इसके अराउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। ये भी एक स्टीरियो सेंटर, इस पूरे को एक स्टीरियो सेंटर कंसीडर किया जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है जिसके अराउंड बच्चों क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम बना सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें N4 है और मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल, इस पे कहीं भी सिमेट्री नजर नहीं आती है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे 2 पावर 2 2 पावर 4 के हिसाब से मिलेंगे बच्चों 16 आइसोमर्स इसके बनेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। कुछ अगर हम नॉर्मल ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का जो एंटी स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, ठीक है बच्चों, तो जो एंटी स्टैगर्ड कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन इज मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं J6, जिसमें पूछा कि बच्चों ये C2 और C3 बॉन्ड के अराउंड न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया गया है नॉर्मल ब्यूटेन का, और कह रहा है कि C2 को रोटेट किया जाए 120 डिग्री और डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, तो जो हम फ्रंट को फिक्स रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रोटेट करना है C2 को, और C2 कार्बन कैसा है, बैक कार्बन है, ठीक है। तो फ्रंट पर CH3 और H और H का अरेंजमेंट है। अब देखिए ये आपका C2 है, C2 को एंटी क्लॉकवाइज 120 से रोटेट करना है, तो ये बच्चों यहाँ पर है, ठीक है, ये घूम करके इस जगह पर आ जाएगा 120 पर, तो CH3 यहाँ पर आएगा, ठीक है, और इसी तरीके से H, बाकी H हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कंफर्मेशन मिला है, ये कौन सा मिला है बच्चों, गॉच, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर है कि C2 is rotated by 120 degree along C2-C3 bond in anti-clockwise direction. The conformation formed is gauge, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है which of the following is achiral। अकायरल का मतलब बच्चों न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया है, और इसमें अगर प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री जिस कंफर्मेशन में एब्सेंट है वो कायरल होगा, अगर ये सिमेट्री प्रेजेंट हो गई तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा बच्चों, अकायरल। तो हमें चेक करने के लिए अगर यहाँ पर देखें तो सेंटर जैसा कोई बात नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें फुली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन बना ले। तो फुली एक्लिप्स्ड बच्चों यहाँ पर बन सकता है, तो फ्रंट कार्बन को हमने फिक्स रखा है, तो CH3 H और H। तो फुली एक्लिप्स्ड क्या देखना है बच्चों, CH3 के पीछे CH3 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको 60 डिग्री से रोटेट किया, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये CH3 के पीछे चला जाएगा,
और आपको कुछ ऐसे मिलेगा CH3, और ये बच्चे क्लोरीन इस क्लोरीन के पीछे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है, और बच्चे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे चला गया। तो देख रहे हैं ये फुली एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन है, ठीक है, फुली एक्लिप्स्ड है, और फुली एक्लिप्स्ड में फ्रंट और बैक कार्बन के बीच में से अगर मिरर लगाएं तो CH3 का CH3 पर इमेज बनता है, क्लोरीन का क्लोरीन पर बनता है, और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन पर मिरर इमेज बनता है। ये बच्चों क्या है, यहाँ पर POS प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल कैसा है, अकाइरल, ठीक है। तो आंसर मिला बच्चों आपको इसमें 1। बच्चों अगर हम इसमें बात करें तो अगर हम इसका फुली एक्लिप्स बनाना चाहें तो CH3 के पीछे CH3 जाएगा, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन के पीछे आ जाएगा, जो कि POS नहीं मिलेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखें बच्चों सेम 180 से अगर इसको घुमाते हैं तो CH3 के पीछे जाएगा, OH CH3 के पीछे आ जाएगा, जो कि POS नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसमें भी देखो COH अपोजिट है, तो 180 से इसको रोटेट करेंगे तो OH इस H के पीछे आ जाएगा, जिसमें भी POS नहीं मिलता। तो जो अकायरल है वो ये, और बाकी सभी 2, 3 और 4 वाले जो ऑप्शन है बच्चों ये कायरल है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन गिवन है। इसमें बच्चों X और Y मिसिंग है, और हमें बताना है X और Y क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 CH CH3 CH CH3 एंड CH3। ये बच्चों 1 2 3 एंड 4। बच्चों ये है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। इसके बेसिस पर हमें बताना है कि X और Y जो मिसिंग है ये क्या है। बच्चों ध्यान दीजिए, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। हम C1 C2 बॉन्ड के अराउंड ये न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकते हैं, या हम बच्चों C2 C3 बॉन्ड के अलोंग न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकते हैं। अभी बच्चों यहाँ पर कोई चीज़ मेंशन नहीं करी है, तो हमें दोनों ही पॉसिबिलिटी चेक कर लेनी है, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं बच्चों। तो अभी फिलहाल अगर आप देखिए, अगर हम फ्रंट कार्बन की बात करें तो फ्रंट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम बच्चों C2 बॉन्ड के अराउंड जाते तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन नहीं मिलते, यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। C3 बॉन्ड पर अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये जो गिवन न्यूमैन प्रोजेक्शन है वो C1 C2 C3 बॉन्ड के अराउंड नहीं बनाया गया है, ये C1 C2 के अराउंड हो सकता है। क्योंकि अगर हम चेक करें तो C1 से देखें तो H और H बॉन्डेड है, तो जो 2 हाइड्रोजन हमें चाहिए बच्चों वो यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम C2 के साथ बॉन्डिंग देखें तो C2 के साथ हाइड्रोजन है, CH3 है, और तीसरा जो बॉन्ड बना है इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप से बना हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH एंड CH3 होल ट्वाइस। अब बच्चों मैच करा सकते हैं, तो फ्रंट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो बच्चों 2 हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए। जो मिसिंग है तो X क्या है बच्चों, आपका हाइड्रोजन हो गया। अगर बैक कार्बन की बात करें तो बैक कार्बन पर बच्चों आप देखिए CH3 और H है, तो CH3 और H दिया हुआ है, और मिसिंग जो है Y वो ये रहा। तो अगर हम X की बात करें तो हाइड्रोजन है, और Y की बात करें तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो X हाइड्रोजन और Y आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है बच्चों आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 2-फ्लोरोइथेनॉल विच कन्फॉर्मर विल बी मोस्ट स्टेबल। तो बच्चों पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, इथेनॉल है 1 और ये OH, ठीक है 1 2, ठीक है। बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे 1 एंड 2, 2-फ्लोरोइथेनॉल, ठीक है। और बाकी हाइड्रोजन है बच्चों CH2, यहाँ पर CH2। बच्चों इस केस में बताया था कि इस केस में बच्चों यहाँ पर इनके बीच में H बॉन्ड बनता है, और जब कन्फॉर्मेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगे तो ऐसे कन्फॉर्मेशन में जो गॉच है, गॉच कन्फॉर्मर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बच्चों आप इसमें अगर देखें तो ये फ्लोरीन और H और यहाँ पर है बच्चों OH और H, तो गॉच कन्फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं J10, जिसमें रिलेशन पूछा इन दोनों के बीच में। तो जो रिलेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को एक जैसे ही बना लेते हैं, दोनों का ही हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लेते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है, न्यूमैन से हम बच्चों इसका फिशर प्रोजेक्शन बना लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया है और सॉहर्स प्रोजेक्शन दिया है, इनके बीच में रिलेशन बताना है। बच्चों क्या करते हैं, रिलेशन बताने के लिए दोनों का फुली एक्लिप्स बना लेते हैं, और उससे अगर सिमेट्री वगैरह देख के भी हम बता सकते हैं। बच्चों अगर हम इसका फुली एक्लिप्स बनाते हैं तो हमें मिलेगा, तो फ्रंट कार्बन को हमने फिक्स रखा है COOH H एंड OH, ठीक है। 180 डिग्री से बच्चों हमने इसको रोटेट किया है, ठीक है।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री से रोटेट किया है तो CWH के पीछे CWH आ जाएगा, ठीक है, और H के पीछे H और OH के पीछे OH। तो बच्चों इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और आप इसको देखें तो ये मीजो कंपाउंड है, मीजो है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीजो है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है। बच्चों अगर आप इसमें देखें तो इसको भी हम बना लेते हैं, तो CWH और OH और H। अब बच्चों हमने इस बॉन्ड के अलोंग इसको हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं, ठीक है, तो इसको 180 से रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके से अपने अपोजिट चला जाएगा, ठीक है, तो ये OH अपने अपोजिट आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा और ये H यहाँ पर मिलेगा। तो अब बच्चों देखिए ये टॉप पर है और ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट पर इमेज बना रहा है, राइट वाला राइट पर इमेज बना रहा है। बच्चों इसमें भी देखिए, इसमें भी POS प्रेजेंट है और ये कंपाउंड क्या है, मीजो है, क्योंकि ये सेंटर भी कायरल है और ये सेंटर भी कायरल है। बच्चों दोनों ही मीजो हैं और मीजो वाले क्या होते हैं बच्चों, आइडेंटिकल होते हैं। ये दोनों बच्चों क्या है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और कौन सा है बच्चों, ये ट्रांस वाला है। तो ट्रांस में 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बच्चों कुछ इस तरीके से बनता है, एक CH3 अबव प्लेन और जो दूसरा CH3 है बच्चों वो बिलो प्लेन होता है। तो एक अप है और दूसरा डाउन है। तो बच्चों हमने एक कन्फर्मेशन पढ़ा है कि इक्वेटोरियल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर एक्सियल इक्वेटोरियल और फिर इक्वेटोरियल, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है। बच्चों इसमें देख लेते हैं कि दोनों ही पोजीशंस में CH3 ग्रुप इक्वेटोरियल कहाँ पर है। बच्चों यहाँ पर इक्वेटोरियल है, यहाँ पर इक्वेटोरियल है। तो पहले का इक्वेटोरियल बच्चों डाउन है और इसका जो इक्वेटोरियल है वो बच्चों क्या है, अप है, ठीक है। तो एक डाउन एक अप, ये ट्रांस है, ये डाई इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन है, ये ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे पूछा है गिवन कंपाउंड का ज्योमेट्री बताना है। तो बच्चों देखिए इस कार्बन पर एक्सियल वाला अप है, तो इक्वेटोरियल वाला क्या है बच्चों, डाउन है, ठीक है। एक कार्बन पर एक अप होता है, दूसरा डाउन। तो जो इसका एक्सियल अपवर्ड है तो इक्वेटोरियल डाउन होगा। तो जो यहाँ पर देखिए इसका एक्सियल डाउन है तो जो इक्वेटोरियल है वो अप होगा। अगर एक कार्बन पर बच्चों इक्वेटोरियल डाउन है तो दूसरे कार्बन पर इक्वेटोरियल अप होगा। बच्चों ये 1-2 पोजीशन है, 1-2 पोजीशन पर देखिए एक डाउन है, पहले वाले को डाउन बना देते हैं, ये डाउन है और दूसरा वाला क्या है बच्चों, अप है, ठीक है। तो CH3 डाउन और CH3 अप, ये ज्योमेट्री ट्रांस को रिप्रेजेंट करता है। तो गिवन जो कंपाउंड है ये क्या है बच्चों, ट्रांस फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सिस 1,3 डाइऑल। तो बच्चों अगर हम सिस की बात करें 1,3 पोजीशन है, तो डाइऑल है, OH सिस है, तो दोनों सेम साइड रहेंगे, दोनों अबव प्लेन हो सकते हैं, या बच्चों दोनों ही OH ग्रुप बिलो प्लेन हो सकते हैं। इस तरीके से दोनों अबव हो या दोनों बिलो। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो 1-3 पोजीशन की बात करें बच्चों, ये 1, 2, 3 और ये 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। बच्चों ये है 1, 2, 3 and 4। तो ये तो हमारा आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो OH वाले जो बॉन्ड है जहाँ पर OH कनेक्टेड है वो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर है। हमें चेक करना है 1-3 वाला। तो 1-3 में अगर हम देखें तो ये अप है, देखिए 1 का एक्सियल अप, जिसके कॉर्नर अपवर्ड पॉइंटेड है उनका बच्चों एक्सियल अप होता है, तो इसका भी एक्सियल अप है। बस बच्चों यहाँ पर 1-3 पोजीशन में स्पेशल बात ये है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको स्टेबल बनाती है। बच्चों 1-3 का डाई एक्सियल कन्फर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो 1,3 डाइऑल होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल है, दोनों ही अप हैं बच्चों, दोनों ही ये क्या है सिस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है।